बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस इंटर पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिक्स के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 12 को कवर करेंगे, जिसका नाम है फीचर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे पहले हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स को देखा था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। उससे पहले हमने टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स को देखा था। डाटा मॉडल्स क्या होती हैं, डेटाबेस मॉडल जो हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के वो कौन कौन से हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इससे पहले हम देख लेंगे कि हमारे पास इससे पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो ऑब्जेक्टिव्स देखे थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, वो आपको एक दफ़ा देखने लाजमी पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो आपको क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे फीचर्स को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हमारे पास फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहले फीचर आता है वो हमारे पास डाटा डिक्शनरी आता है। डाटा डिक्शनरी हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो भी हम फाइल को यूज़ करके डाटा को स्टोर करते हैं, डाटा की डेफिनेशन को स्टोर करते हैं, या किसी भी डाटाबेस के स्ट्रक्चर की डिस्क्रिप्शन को स्टोर करते हैं, तो वो हमारे पास वो क्या कहलाता है, वो हमारे पास डाटा डिक्शनरी कहलाता है। डाटाबेस जो बेसिकली होती है ये हमारे पास डाटा के रिलेटेड होती है। तो इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजेज ए फाइल टू स्टोर द डाटा डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस इज कॉल्ड डाटा डिक्शनरी। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, फाइल को यूज़ करके डाटा की डेफिनेशन को स्टोर करते हैं या डाटाबेस के स्ट्रक्चर की डिस्क्रिप्शन को स्टोर करते हैं कि हमने इन रूल्स को देख के हमने जो भी डाटा एंटर करना है, ठीक है, उसको मॉनिटर किया जाए। हमने अकॉर्डिंग टू रूल्स हमने उसको एक इंश्योर करना है कि हमारे पास जो भी डाटा एंटर हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू डाटा डेफिनेशन रूल्स के अकॉर्डिंग एंटर हो रहा है। और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो भी किसी भी फाइल नेम या फील्ड नेम, फाइल की जो टाइप होती है, रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, जो भी सोर्सेज हमने यूज़ करनी है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो, वो हमारे पास ऑथराइजेशन हो कि हम डाटा को एक्सेस कर सकें। उसके जो एलिमेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जो फाइल होती है जो डाटाबेस के अंदर होती है, तो वो हम क्या कर सकें, उसको एक्सेस कर सकें। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, डाटा डिक्शनरी आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इसलिए भी यूज़ की जा सकी है ताकि हम डाटा को एक्सेस कर सकें, उसकी ऑथराइजेशन जो है वो डाटाबेस यूज़र के लिए हो। अब डाटा डिक्शनरी बेसिकली हमारे पास कह लें कि रिपोजिटरी के तौर पर भी इसको कहा जाता है, इसका नाम लिया जाता है। लेकिन हमारे पास जब इसको अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उसको यूज़ करके हम डाटा को एंटर करते हैं या डाटा के स्ट्रक्चर्स को चेंज करते हैं, तो इसके में एक इंडिकेशन हो जाती है कि उसके अंदर जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इंडिकेट करता है कि वो हमारे पास जो इफेक्टेड प्रोग्राम होते हैं उसको जनरेट कर देता है, ठीक है। जितनी भी इफेक्टेड प्रोग्राम की जो हमारे पास लिस्ट होती है उसको जनरेट करता है। अब डाटा डिक्शनरी हमारे पास जो है वो हमारे पास एक स्टैंड अलोन सिस्टम होता है, ठीक है, या हमारे पास इंटीग्रल पार्ट होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये हमारे पास क्या करती हैं, फाइल को यूज़ करके हमारे पास डाटा को स्टोर तो करती हैं, लेकिन उसके जो रूल्स हैं वो मस्ट उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, तभी वो हमारे पास क्या होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी। अगर उसके रूल्स हमारे पास नहीं डिसाइड किए गए या उसके रूल्स हमारे पास उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट नहीं करते, ठीक है, तो हमारे पास वो डाटा डिक्शनरी में कभी भी नहीं आएगा। या वो डाटा जो है कभी जो एंटर होता है उसको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, उसकी एक्सेस करना उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि आगे जो फीचर्स के अंदर हमारे पास जो दूसरे फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो फीचर्स आते हैं, बेसिकली हमारे पास जो बुक के अंदर जो फीचर्स हैं वो, इसके बाद हमारे पास यूटिलिटी आती है, उसके बाद क्वेरी लैंग्वेज आती है, रिपोर्ट जनरेटर आता है, एक्सेस सिक्योरिटी आती है, बैकअप एंड रिकवरी आती है, वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें कुछ 3 चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास आता है डेटाबेस इंजन। डेटाबेस इंजन बेसिकली हमारे पास आप कह लें कि दिल होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, यानी हमारे पास इस सॉफ्टवेयर का डेटाबेस इंजन जो है ये हॉट होता है। इससे हम क्या करते हैं,
डाटा को जो स्टोर करते हैं या उसको रिट्रीव कर सकते हैं या उसकी अपडेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो बाकी कंपोनेंट्स हैं डेटाबेस सिस्टम के, ठीक है, डेटाबेस इंजन के लिए, तो ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाते हैं। फंक्शनैलिटी मीन्स कि अगर हमने डाटा को स्टोर करना है या रिट्रीव करना है या डाटा को अपडेट करना है तो वो किसके थ्रू होगा, वो डेटाबेस इंजन के थ्रू होगा। इसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन जनरेटर होते हैं। एप्लीकेशन जनरेटर के अंदर हमारे पास ये भी एक पार्ट होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ये हमारे पास क्या होता है, ये इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टूल्स दैट आर यूज टू क्रिएट ए कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। यानी कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो भी एप्लीकेशन हमने बनानी है किसी भी डेटाबेस की, ठीक है, तो वो हमारे पास टूल्स यूज़ करके इसको इजीली क्रिएट किया जा सकता है। अब डेटाबेस एप्लीकेशन जो है ये बेसिकली हमारे पास कलेक्शन ऑफ क्यूरीज हैं, ठीक है, फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इनको यूज़ करके हम इनपुट और आउटपुट डाटा को हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करवा सकते हैं, डाटा की मैनिपुलेशन करवा सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि डेटाबेस एप्लीकेशन इज़ ए कलेक्शन ऑफ क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट दैट आर यूज टू इनपुट एंड आउटपुट डाटा एंड परफॉर्म वेरियस डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन। यानी इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन जनरेटर के थ्रू हम डेटाबेस एप्लीकेशन को जो फॉर्म्स होते हैं, जो हमारे पास रिपोर्ट्स होती हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करके हम इनपुट और आउटपुट जो हमारे पास डाटा होता है उनको के थ्रू हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, डाटा मैनिपुलेशन की ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर्म जनरेटर। फॉर्म जनरेटर को हम यूज़ करके डाटा की जो इनपुट स्क्रीन्स होती हैं उसको बना सकते हैं, ठीक है। फॉर्म जनरेटर हमारे पास जो डेवलपर होते हैं वो अनेबल करते हैं ताकि हम फॉर्म को बिल्ड कर सकें और उसकी जो ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग है किसी भी कंपोनेंट्स की वह कर सकें। अब एक बात याद रखनी है, ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग कहाँ से होगी, वो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस के थ्रू होगी, रेडियो बटन्स के अकॉर्डिंग होगी, चेक बॉक्सेस के अकॉर्डिंग होगी, ड्रॉप बॉक्सेस के अकॉर्डिंग होगी। तो ये सारे के सारे हमारे पास कहाँ से होंगे, ये हमारे पास फॉर्म जनरेटर्स होंगे। तो ये जो आपके तीन जो आप फीचर्स कह लें, तो ये हमारे पास फॉर्म जनरेटर, एप्लीकेशन जनरेटर और हमारे पास डेटाबेस इंजन, ये आपकी बुक के अंदर डिस्कस नहीं है, लेकिन आपको बताने का मकसद यही था कि ये भी हमारे पास फीचर्स होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। तो ये भी आपने मस्ट याद रखने हैं ताकि अगर आपको पूछा जाए तो आप इनको ईजीली एक्सप्लेन कर सकें। इसके बाद हमारे पास जो फीचर्स आते हैं, फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर सबसे पहले आता है क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी लैंग्वेज को आप कह लें कि हम यूज़ करके डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं डेटाबेसेस के ऊपर। इसके अंदर जो मोस्ट पॉपुलर हमारे पास क्यूरी लैंग्वेज है वो हमारे पास एसक्यूएल है, ठीक है, जिसको आप कह लें कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। यानी इनकी जो स्टेटमेंट होती हैं वो एसक्यूएल की वो आप जो सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। और इसके जो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं एसक्यूएल की, वो हमारे पास सिलेक्ट है, डिलीट है, क्रिएट है, मॉडिफाई है, अपडेशन है, ठीक है, अपडेट जिसको बोलते हैं, इंसर्शन इंसर्ट जिसको बोलते हैं। तो इस तरह की इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, ठीक है। एसक्यूएल को यूज़ करके हम डिफरेंट जो कह लें कि टास्क या डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं कि इसके अंदर हम जो टेबल का स्ट्रक्चर होता है उसको क्रिएट कर सकते हैं, डाटा को एंटर कर सकते हैं टेबल्स के अंदर, डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं टेबल से, उसके बाद अपडेशन डाटा की कर सकते हैं टेबल के अंदर, उसके बाद डिलीट डाटा कर सकते हैं टेबल से। अब एक बात याद रखनी है, एसक्यूएल जो लैंग्वेज है वो इसलिए यूज़ की जाती है ताकि हम किसी भी टेबल के अंदर इंसर्शन, अपडेशन, रिट्रीविंग या डिलीशन कर सकें। अब डाटा की जो डिलीशन होगी या अपडेशन होगी वो डाटाबेस के अंदर होगी। इसके बाद हमारे पास जो लैंग्वेज है वो हमारे पास जो यूज़ की जाती है वो ताकि हम ग्रांट एक्सेस होती है, उसके जो राइट्स होते हैं, एक्सेस राइट्स होते हैं डेटाबेस के ऊपर, वो हमारे पास ग्रांटेड होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ठीक है, जो रिलेशनल डेटाबेसेस की होती हैं वो हमारे पास इसमें यूज़ की जाती हैं। इसको जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं लैंग्वेज की, हम मैंने आपको पहले भी बताया, वो इंग्लिश की फॉर्म में होंगी, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है रिपोर्ट जनरेटर। रिपोर्ट जनरेटर हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको हम यूज़ करके रिपोर्ट को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर हम डाटा को रिट्रीव करते हैं फ्रॉम द डेटाबेस और डिस्प्ले करते हैं इसको डिफरेंट फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग। जो यूज़र होता है वो जब कोई भी रिपोर्ट जनरेटर को यूज़ करके जो फॉर्मेट पेज नंबर होते हैं या डेट्स होती हैं, टाइटल होते हैं,
कॉलम्स की हेडिंग्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग वो यूज़र जो होता है वो खुद रिपोर्ट बनाता है या रिपोर्ट जनरेट करता है। अब यूज़र को जो भी आप रिपोर्ट जनरेट करते हैं वो प्रोड्यूस होती है तो वो यूज़फुल होती है, ताकि वो अट्रैक्टिव जो हमारे पास रिपोर्ट होती है उसको यूज़ करके हम रिपोर्ट जनरेटर के थ्रू रिपोर्ट बना सकें। अब रिपोर्ट जनरेटर एक कह लें कि हमारे पास एज ए रिपोर्ट राइटर भी उसको आप कह सकते हैं। तो रिपोर्ट जनरेटर के जो सबसे पहले है कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमारे पास क्या किया जाता है, इसको यूज़ करके हम कोई भी रिपोर्ट हार्ड फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में बना सकते हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि इस रिपोर्ट के फॉर्मेट जो हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं, वो यूज़र के अकॉर्डिंग होते हैं। अब इस फॉर्मेट के हमारे पास फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। यूज़र जो है वो अकॉर्डिंग टू हेडिंग कस्टमाइज मैसेजेस जो है रिपोर्ट के अंदर ऐड कर सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक किताब के अंदर कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेशन। ये नहीं है, ये बात याद रखनी है। जो किताब के अंदर हमारे पास जो फीचर्स हैं उनके अंदर ये एक फ़ीचर नहीं है लिखा हुआ जो कि कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेशन है। ये हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये हमारे पास प्रोवाइड करता है स्पेशल कम्युनिकेशन इंटीग्रेशन यूटिलिटीज़। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो भी डाटा हम करते हैं स्टोर, उसकी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जाती है। डिफरेंट हमारे पास जो डाटाबेसेस होते हैं डिफरेंट कंप्यूटर पे हमारे पास रन कर रहे होते हैं, तो उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे पास डाटा की मस्ट होनी चाहिए, यानी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विद द हेल्प ऑफ डाटाबेस, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है ये सारे का सारा किसके थ्रू होगा, ये हमारे पास कम्युनिकेशन और इंटीग्रेशन। इसके बाद हमारे पास जो फीचर आते हैं वो हमारे पास सिक्योरिटी आती है, बैकअप आती है, और उसके बाद हमारे पास यूटिलिटी आएंगी, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यूटिलिटीज़ आती हैं कि ये हमारे पास जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं इनको यूज़ करके हम डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं। जबकि हमारे पास जो भी डाटा की मैनिपुलेशन होती है, डाटा की प्रोसेसिंग होती हैं, या हमारे पास जो रिकॉर्ड्स और फाइल्स होती हैं उनकी प्रोसेसिंग करके हम डाटा को मेंटेन कर सकें, डेटाबेस को मेंटेन कर सकें। अब एक बात याद रखनी है, ये जो प्रोग्राम होते हैं ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि हमारे पास जो बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर है डेटाबेस का उसको भी हम क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। अब इसके बाद हमारे पास अक्सर सिक्योरिटी आती है। ये हमारे पास जो रेफ़र करती है ये हमारे पास प्रोटेक्शन डेटाबेस की को रेफ़र करते हैं, यानी हमारे पास जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होती है उससे वो प्रोटेक्शन शो करवाती है। इसके बाद हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर हमें प्रोवाइड करता है डाटा सिक्योरिटी के रिलेटेड, ताकि हम डाटा की सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन कर सकें। अब इस सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हमें डेटाबेस के थ्रू हमारे पास कुछ पासवर्ड यूज़ किए जाते हैं, या हमारे पास जो डिफरेंट यूज़र जो होते हैं वो डिफरेंट लेवल के एक्सेस राइट्स जो हैं डेटाबेस के वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं या रिक्वायर्ड करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास इसको आप कह लें कि हमारे पास इस एक्सेस सिक्योरिटी को फैसिलिटी को अगर हमने यूज़ करना है तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि डाटा को सिक्योर कर सकें अनऑथराइज एक्सेस से, और इसके अंदर हमारे पास जो डाटा सिक्योर होता है और प्राइवेट हो जाएगा, जिससे हम जो अनऑथराइज एक्सेस होती है उससे हम बच सकते हैं। अब ये जो डाटा सिक्योरिटी होती है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं जितने भी एक्सेस राइट्स होते हैं, पासवर्ड्स वगैरह होते हैं। इसके बाद हमारे पास बैकअप और रिकवरी आ जाता है। सम टाइम होता है कि हमारे पास जो डाटा स्टोर किया होता है डेटाबेस के अंदर वो हमारे पास लॉस हो जाता है या उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है, कह लें कि नेचुरल डिजास्टर के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ह्यूमन मिस्टेक्स भी होती हैं जिसके थ्रू हमारे पास डाटा का जो है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हम दोबारा से उसकी बैकअप और रिकवरी कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक फ़ीचर है जिसके थ्रू हम इम्प्लीमेंट करके डाटा की एक कॉपी जो है वो हमने डिफरेंट पोजीशंस पे या डिफरेंट लोकेशंस पे हमने क्या की होती है, स्टोर की होती है। या आप कह लें कि हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है ये है कि हमारे पास जो डाटा की कॉपी होती है वो मस्ट होती है, जो बैकअप के तौर पे होती है। अब हमारे पास जो करप्ट डाटा होता है जो या फेलियर डाटा होता है सिस्टम के अंदर, डेटाबेस के अंदर, ठीक है, तो वो हमारे पास उसकी जो कॉपी होगी वो जो अगर हम उसको बैकअप कॉपी अगर हमारे पास होगी तो वो हम रिकवरी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास किसके फ़ीचर थे, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फ़ीचर थे, जो कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 6 मेजर फ़ीचर्स हैं। लेकिन आगे हमने इसको मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिए हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 14 के करीब जो है ये फ़ीचर्स बन रहे हैं। तो ये हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट के जो फ़ीचर हैं, अगर
आप इनको कवर कर लेंगे तो आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ईजीली समझ आ जाएंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।